Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आजकल जो काफ़ी डिस्कशन चल रही है और एक सिनेरियो जो पाकिस्तान में डेवलप हुआ है, जो लेटर बोर्ड ऑफ कंटेंशन बना हुआ है और जिस पे इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं। तो जानना चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में ये लेटर जो है इसकी क्या अहमियत है और ये किस तरह अफेक्ट करता है, क्योंकि पास्ट में तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी तबाही का भी पेशगमा बनती रही हैं। सो ब्रिगेडियर साहब, यहीं से अब आपसे बात शुरू करेंगे। आप थोड़ा-सा ये बताइए कि ये लेटर है क्या और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। जो लेटर आया उस पे बहुत बातें हो चुकी हैं। बुनियादी तौर पे ये एक मुलाकात है यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हमारे एम्बेसडर के साथ, और ये इस किस्म की जो मुलाकातें होती हैं ये वर्बैटम रिपोर्ट होती हैं, और ये इस दफ़ा नहीं हो रहा है, ये हमेशा होती हैं। और उसके बाद ये पाकिस्तान के पास आया है और इसके जो कंटेंट्स हैं बहुत अलार्मिंग हैं, और उस कंटेंट्स की वजह से, क्योंकि वो पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फैला हुआ है, उसकी बातें हो रही हैं, सौदे हो रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसा लगाया जा रहा है। तो इस सब के तनाज़र में ये लेटर जो है बहुत रेलिवेंट है, एंड इट हैज़ बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। क्योंकि अगर इस लेटर के कंटेंट्स मटीरियलाइज हो जाते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर हो जाता है, तो उस सूरत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हट जाएंगे अपनी पोजीशन से, और फिर ऑपोजिशन की हुकूमत पाकिस्तान में बनेगी। कैसे बनेगी, क्या बन पाएगी, ये एक और कहानी है जो इसके बाद शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा होगा कि जो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट है, जो एक हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में पैराडाइम शिफ्ट किया है, जो हम अपना इन्हिसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं और चाइना की तरफ जा रहे हैं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और हो सकता है कि ये सारा कुछ जो हम सी पैक के मतलब सोचते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट आएगी, सड़कें गुजरेंगी, बंदरगाहें बनेंगी, पूरा सेंट्रल एशिया का ट्रेड होगा, चाइना का होगा, रशिया का भी इधर से ट्रेड शुरू हो जाएगा, ये सिर्फ एक पाइप ड्रीम बन के रह जाए और पाकिस्तानियों को अपनी पुरानी ही तनख्वाह के ऊपर नौकरी करनी पड़े जो कि वो पिछले 70 बरस से कर रहे हैं। ये इसके खतरात हैं, एंड this is why this letter has to be taken very serious. Now let me also tell you, there is the tradition of diplomatic demarches in the world, और ये होते हैं, और ज्यादातर दुनिया में जो सबसे डिस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक डिमार्शेस हुए हैं वो लो लेवल CIA operatives located in the State Department, located in the American Foreign Office, in their embassies abroad, वो initiate करते हैं, and that is a policy statement which ultimately materializes into destabilization of countries' military actions. अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल मैं दो आपको देना चाहता हूँ डिप्लोमेटिक डिमार्चेस के। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हो रही थी तो अमेरिका के एक लो लेवल CIA ऑपरेटिव, जिन्होंने बाद में बहुत बड़ा अपना नाम बनाया अमेरिकन हॉक के लिहाज से, जॉर्ज कैनन, ये मॉस्को में तैनात थे। तो इन्होंने वहां से एक टेलीग्राम भेजी वॉशिंगटन में कि मेरी खबरों के मुताबिक सोवियत यूनियन जो है जर्मनी पे कब्जा करने का प्लान बना रहा है, और पहले क्योंकि बर्लिन के ऊपर एक तरफ इत्तेहादी अफवाज आ गई थी, दूसरी साइड से रशिया की फौजें आ गई थी, तो वहां पर इनका लिंक अप हुआ था। तो उसने कहा कि ये बर्लिन पे कब्जा करना चाहते हैं, जर्मनी पे कब्जा करना चाहते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। विद इन
hours of receiving this telegram, there was a thing called Berlin Airlift. Massive American और ब्रिटिश जहाज़ों ने, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने बेइंतहा फौजी असला, बारूद, गाड़ियां, टैंक सब कुछ बर्लिन में उतार दिया और यूं बर्लिन डिवाइड हो गया और वहां से इब्तिदा हुई कोल्ड वॉर की। और कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद खत्म नहीं हुई, इट अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ एन अदर फॉर्म ऑफ वॉर, जो कि अब फिर खुल के अभी कोल्ड वॉर बन गई है एकदम फिर। तो इस पूरी दुनिया को मुसीबत में 1944-45 से कैनन टेलीग्राम ने डाला हुआ है। और जब हिस्टोरिकल आर्काइव्स डीक्लासिफाई हुए, रिसर्च हुई, तो पता चला गया कि इट वाज a telegram sent by George Cannon based on his wishes and not on ground realities. Russians had no plan of occupying Germany. ये तो एक चीज तय होगी। दूसरी तरफ एक और बंदा, उसने भी स्टेट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, मैं पता नहीं कर सका हूं। उन्होंने कहा कि रशिया जापान पे कब्जा करना चाहता है। तो अमेरिका उस वक्त तक एटमी धमाके कर चुका था। उन्होंने रशिया को डिसुएट करने के लिए, क्योंकि जापान ने तो ऑलरेडी एग्री कर लिया था कि हम सरेंडर कर रहे हैं, ओकिनावा पे उनका कब्जा हो गया था, मखार्थ चढ़ रहे थे जापान के ऊपर, कोई जवाब नहीं था टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक जापान पे बम गिराने का। वो 2 बम इसलिए, न्यूक्लियर बम, हिरोशिमा एंड नागासाकी वर बॉम्ब्ड बिकॉज अमेरिकन्स वांटेड रशियंस टू नो दैट they are now a nuclear power, and America and Russians should stop in their tracks. Soviet Union should stop in their tracks, and the poor Japanese had to suffer. Now these 2 instances are of diplomatic demarches which created the Cold War, and because of which a nuclear arms race was launched in the world. ये हकीकत है, और ये वो पुल है जिसके नीचे पानी ठहर गया है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा ना, वो पानी दोबारा नहीं गुजरता पुल के नीचे, ये वहां पानी ठहरा हुआ है। दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक तकरीबन 88 दहाइयां होने वाली हैं, उसी जमूद में अभी तक फ्रोजन है। ईस्ट वेस्ट, ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, तो ये वैल्यू होती है इन डिप्लोमेटिक डिमार्शेस की। और मैंने तो अपनी आंखों से देखे हैं डिप्लोमेटिक डिमार्शेस, क्योंकि मेरे डेस्क के ऊपर भी आते थे। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें होती थी, लेकिन उस वक्त खामोश डिप्लोमेसी होती थी, तो उन चीजों का खामोशी से जवाब दिया जाता था। साउथ अमेरिका की हिस्ट्री ले लें, वहां पर किस मुल्क के साथ ये नहीं हुआ इन डिमार्शेस के साथ। आप निकारागुआ ले लें, आप पनामा ले लें, आप चिली ले लें, आप एक्वाडोर ले लें, पूरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट कंट्रीज थी, दे वर रेवोल्यूशनरी। मैक्सिको को ले लें, ये इतनी बड़ी इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। इसमें जो हॉस्टिलिटीज शुरू हुई हैं हमेशा इन डिमार्चेस से हुई हैं। उसके बाद डायरेक्ट इन्वेजन, जैसे क्यूबा की थी इन्होंने बे ऑफ पिग्स में, या थ्रू प्रॉक्सीज, एनजीओज, टेररिस्ट ग्रुप्स, माफियाज, स्ट्रॉन्ग मैन, इस किस्म के लोगों के थ्रू है ये सारा करते हैं, और फिर रजीम चेंजेस आती है। और पाकिस्तान में हुआ है, वी हैव लॉस्ट 3 heads of state. We have lost 3 heads of state in Pakistan. Sorry for the interruption. सर एक और जो बात, जुल्फकार अली भुट्टो, 4 heads of state, लियाकत अली खान, जुल्फकार अली भुट्टो, जियाउल हक, the case of exploding mangoes, बेनजीर भुट्टो। हम पाकिस्तानी कौम वाले कब समझेंगे कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है? एंड देयरफॉर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो स्टांस है, it is justified, it is in national interest of Pakistan. He is a very brave man, क्योंकि इस वक्त he is very vulnerable, he is a target। और पाकिस्तान में हिस्ट्री मौजूद है 4 assassinations की, हमारे नेबरहुड में मुसद्दिक की और शाह हुसैन के साथ जो हुआ, किंग फैसल की, मोहम्मद कदाफी की, सदाम हुसैन की, ये सब कुछ होता रहा है ना, हमारी रीजन में ही हुआ है। थ्रेट्स तो पाकिस्तान को हमेशा मिलते रहे हैं, और हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी
वो उन थ्रेट्स के ऊपर यस सर भी करती रही हैं। मतलब न्यूक्लियर, आपने खुद पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बटन प्रेस किया था जिस वक्त हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, और उसके बाद सैंक्शंस भी थी, फिर कारगिल की वॉर जो थी। तो ये आई थिंक ये सिलसिला अब खत्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो इमरान खान ने कहा है कि हम खुद मुख्तार पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, हम किसी के अलाय हो सकते हैं अमन की जंग में, तोप और तुफंग की जंग में हम किसी का साथ नहीं देंगे। हिज पॉलिसी इज वेरी क्लियर, हिज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन नेशन बिल्डिंग, हिज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल। और किसी भी मुल्क की ताकत में नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल अगर हो तो उसकी क्या अहमियत होती है। अगर आप अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जी, मेरा आपसे एक सवाल है। पिछले प्रोग्राम में आपने एक जिक्र किया था, यूक्रेन के हवाले से वो प्रोग्राम था, जिसमें आपने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो यूक्रेन में आज हो रहा है, इट विल बी फेल्ट इन पाकिस्तान विद अ पिंच। तो ये उसके हवाले से जरा आप बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल, सिर्फ उस प्रोग्राम में मैंने नहीं कहा, मैंने 10 साल पहले भी क्राइमिया, 8 साल पहले कब्जा हुआ था, उस वक्त भी कहा था, और मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है डबल ट्रायंगल का, मैं उस पे कायम हूँ। आप देखें ना, इस लेटर में रशिया का जिक्र है ना, यूक्रेन का जिक्र है ना, व्हाई डिड योर प्राइम मिनिस्टर गो टू रशिया, ये सब कुछ है। और ताकत के दीवानों ऐवानों में कुछ लोगों ने इनिशियली डिनाई कर दिया कि जी हमें तो पता ही नहीं था रशिया के हैं। फिर 6 लाख लोगों के क्राउड के सामने आके, और टेलीविजन की जो आंखें थी तकरीबन 20 करोड़ अवाम देख रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बरमला कहा कि ये मेरा विजिट जो था रशिया का, इट वाज अप्रूव्ड बाय ऑल सेगमेंट्स ऑफ पाकिस्तान's governance, which means the intelligence agencies, the military establishment, and of course he is the chief executive of the country himself, so he represents the political establishment. तो उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है, so it is linked, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इट इज नॉट लिंक्ड। हालांकि हमारा नुकसान हो रहा है यूक्रेन की वजह से, हमारा यूक्रेन के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड था। अभी आप देखें कि कांगो में जो हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके साथ स्कॉट हेलीकॉप्टर जो था वो यूक्रेन का था, और यूक्रेनियन फौजी थे और रशियन फौजी थे जिन्होंने सारी वहां पर फिर एक्शन लिया और कैजुअल्टीज को इवैक्यूएट किया है। वहां पर यूक्रेनियन और रशियन फौजी इकट्ठे हैं कांगो में। तो हमारे यूक्रेन के साथ स्पेशली दफाई ताल्लुकात बहुत है, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन एक खुद मुख्तार मुल्क होने की हैसियत से हमें शायद नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सर, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और न्यूक्लियर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का मरासला है, फिर उसके साथ आप देखें कि ये जो नो कॉन्फिडेंस की ये जो एक तहरीक स्टार्ट की गई है, ये लिंक्ड है, और उसके बाद अल्लाह ना करे अगर ये कामयाब, गॉड फॉरबिड, अगर हो जाते हैं नो कॉन्फिडेंस की ये मोशन से, तो मुझे ये बताएं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। Now your question is something else, and the second part of the question is not related to the first. Let me give you 4 examples. Please answer me the first one. हक साहब के जमाने में इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था, बड़ी बातें हो रही थी ब्रास टैक्स की और व्हीलिंग जनरल सुंदर जिन, ये वो सारा कुछ। मुशाहिद हुसैन को एक इंटरव्यू दिया ज़ियाउल हक साहब ने, उसमें उन्होंने इंडिकेशन दे दी कि हमारे पास न्यूक्लियर डिटर्जेंट्स आ गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस halted in tracks, उसके बाद पीस रिस्टोर हो गया। That was the credibility of a nuclear deterrence. दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कारगिल का। कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल की जंग थी। पाकिस्तान चाहता था सियाचिन के रस्तों को काट दे ताकि सियाचिन पे हमारा कब्जा वापस आ जाए, जो कि सीजफायर लाइन के वक्त नहीं था इस तरीके से, हमारे पास था वो। तो उसको एक इंटरनेशनलाइज करके
इंडिया ने और हमारी हुकूमत ने भी उनका साथ दिया, एक बहुत बड़ा इशू बना दिया, एक लिमिटेड वॉर हो रही है इंडिया पाकिस्तान। इंडिया ने एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान ने एयरफोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। वहां से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल विल थी वो कमजोर नजर आई, और न्यूक्लियर डिटर्रेंस होते हुए हमने जीती हुई जगह एक वीक प्राइम मिनिस्टर की वजह से, जिसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं थी। डिटरेंस का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की आंख को जीते हुए इलाके से वापस आना। तीसरा, पुलवामा, where you had a prime minister who was representing the aspirations of the people of Pakistan and also the aspirations of armed forces of Pakistan. और पाकिस्तान ने उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद दिन दिहाड़े इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में स्ट्राइक किया, और जब उन्होंने अपनी मिसाइल बैटरियों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा तो प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हमें पता है आपकी मिसाइलें किधर खड़ी हैं, और इससे पहले कि वो हम तक पहुंचेंगी हम अपने टारगेट्स को तबाह कर चुके हैं। दैट वाज इनफ टू मेक नरेंद्र सिंह मोदी शिवर एंड ब्लिंक, और पूरी दुनिया इंगेज होगी इंडिया के साथ कि भाई इन मिसाइलों को उठाओ, तुम क्या करने लगे। इट वाजंट कि हमने फायर कर देनी थी, इट वाज द पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जब तक आपके न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके पास एक लीडर नहीं है जिसको पूरा मुल्क देखता है और जिसकी प्रेस्टिज करता है, they look at him as second to कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक स्टेट्समैन। आप ये देखें कि इंडिया के चैनल्स में आ रहा है कि पाकिस्तान इज वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट्समैन दे एवर प्रोड्यूस्ड आफ्टर जिन्ना। इंडियन एंकर्स कह रहे हैं, इंडियन ओपिनियन मेकर्स ही बात कर रहे हैं, और उधर हमारे हैं वो उनके चैनल में जाके दे आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू डिस्क्रेडिट इमरान खान। सो दैट दिस लीड्स टू द सेकंड, यस, बैल्कनाइजेशन। 18वीं तरमीम इज अ प्रीफेस टू बैल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी फंक्शनैलिटी जो है फेडरेशन की वो बहुत डाइल्यूट हो चुकी है। पाकिस्तान इज एक्चुअली मोर लाइक अ कॉन्फेडरेशन नाउ। जो हुकूमत के एसेट्स हैं वो ज्यादा प्रोविंसेस के पास हैं, सेंटर के पास नहीं है, एंड सेंटर हैज येट टू pay foreign debts. They have to meet all the foreign obligations. They have to meet all the running expenses of the state. They have to meet the defense expenses of Pakistan. जो parity इंडिया और पाकिस्तान की now 1:8 हो चुकी हुई है। 18वीं तरमीम is the first step of converting Pakistan from a federation to a confederation. और अगर ये लोग आ गए, ये इकोनॉमिक मुआशी जिलाद आ गए पाकिस्तान में एक दफा फिर वापस, सियासी जिलाद पाकिस्तान में वापस आ गए, तो आप ये देखेंगे कि ये 18वीं तरमीम पाकिस्तान की फेडरेशन को और ज्यादा डाइल्यूट करेगी, एंड इट वुड अल्टीमेटली हेड इन दैट डायरेक्शन। इसमें कोई शक नहीं है। गॉड फॉरबिड सर। अच्छा, एक और जो मैं सवाल रात से मैं सोच रही थी कि ये जो है, अब हमें ये तो पिन पॉइंट हो चुका है कि ये टोला कौन सा है और कहाँ से पैसे आए हैं, और फिर ये मुरासला भी आया है। अब आप मुझे ये बताएं सर कि ये सब कुछ अगर ये हम इसमें से निकल जाते हैं, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान स्टेबल रहे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जारी रखें जिस तरीके से अभी जारी हैं, यानी कि ये सारा हम इसको ओवरटर्न कर देते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये लोग पिन पॉइंट हो चुके हुए हैं, क्या उनके ऊपर ये आर्टिकल 63 और ये चीज लगती है? डू यू थिंक इनके ऊपर केसेस बनने चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी सेडिशन करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगती है। ठीक है, आर्टिकल 6 नहीं लगती, सेडिशन का जो नेचर है उसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी एक्ट भी लगता है उनको। ओके, मिलिट्री कोर्ट्स भी उस पर लागू होती है, कोर्ट मार्शल भी हो सकते हैं। तो एक चीज है जो मैंने डिस्कस कर ली है लॉयर्स के साथ। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि मेरी पाकिस्तान के वजीर आजम को ये सजेशन है कि वो भूल जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन को, और आज ये ऐलान करे कि वो
कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ पाकिस्तान बनाए, जिसमें आला अदलिया के जज हों, क्रेडिबल लोग हों, बिकने वाले ना हों, उसमें सफारतकार हों, एक्स सफारतकार हों, आपके अच्छे अच्छे जो 2-3 दानिश्वर हैं जिनको बहुत अबूर हासिल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे और वो चैनल्स पे नहीं आते, उनको शामिल करें, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को शामिल करें, मसल्ला अफवाज का एक रैप लें, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, और एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुरू हो और उसको जुडिशरी हेड करे और वो इंक्वायरी शुरू करे, विटनेसेस को बुलाना शुरू करे। जब ये इंक्वायरी शुरू होगी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो खुद ब खुद बैकग्राउंड में चले जाए, और अगर कोई पिटिशन करेगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके कि जी ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स है, then it is the responsibility of the Supreme Court judge who is now privy to the contents to pass a CO moto, a law of necessity जिसे हम कहते हैं कि have no confidence motion can wait, let us first determine ये पाकिस्तान में गद्दार कौन है, ये क्या हुआ है, वो एक प्रोसेस शुरू हो। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान के एडवाइजर्स थे उन्होंने सही टाइम पे सही इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर से नहीं दिलवाए। प्राइम मिनिस्टर अपने जोश में, अपने जुनून में, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत में सब कुछ एज ए लोन रेंजर करते रहे, और ये जो लंबे लंबे पर्क्स लेने वाले लोग थे ये चीजों को समझ नहीं पाए। आई पर्सनली फील 7 मार्च को आया था, 8 मार्च को इमरान खान शुड हैव ऑर्डर्ड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। इसी नोट के साथ टाइम कम है, आई थिंक वी शुड वाइंड इट अप हियर कि खान साहब को ये कमीशन बनाना चाहिए जिस तरह बगेरी साहब कह रहे थे। So we'll continue, we'll definitely get back together again because ये डेली बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट्स है और क्लियर डिमार्केशन हो चुकी है इस वक्त, और आई थिंक के नाउ इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू चूज कि पाकिस्तान का आगे फ्यूचर जो है वो कैसा होगा। अवाम ने फैसला करना है क्योंकि इमरान खान ने तो सारा कुछ आपके सामने इन सब का खोल के रख दिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बुरी तरह एक्सपोज पहले कभी नहीं हुए जिस तरह अब हुए हैं। अब तो खैर सोशल मीडिया का भी टाइम है और लोग इनको माफ नहीं करेंगे, बट ये कि पाकिस्तान के लिए जिस तरह बगेरी साहब कह रहे थे, इट्स हाई टाइम ये जो भी हमें मरासला मिला है, ये जो भी सिचुएशन है, ये अगर पहली दफा नहीं थी तो ये अब इंशाल्लाह आखिरी दफा होगी। थैंक यू वेरी मच आयशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।